हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, जहां आप मेरे साथ बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में परागकण के फॉर्मेशन को देखा था, यानी कि परागकण कैसे बनते हैं, वहाँ उस कक्षा में हमने वो देखा था। आज मैं उस चीज़ को क्विकली रिवाइज करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि पुष्प का जो नर भाग होता है, जिसको हमने पुंकेसर कहा था, पुंकेसर के वह भाग जिसको परागकोश कहते हैं, परागकोश के अंदर परागकण बनता है। तो परागकोश के अंदर हमने उसकी संरचना को देखा था। तो उसमें देखा था कि उसके अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसको हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम दिया था, यानी कि लघु बीजाणुधानी का नाम दिया था। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में बीजाणुजन उत्तकों का एक समूह पाया जा रहा था, जिसमें से प्रत्येक कोशिका के अंदर यह काबिलियत थी कि वह परागकण को बना सके। वो प्रत्येक कोशिका पराग मात्र कोशिका की तरह कार्य कर रही थी वह, और अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर माइक्रोस्पोर बनाई थी, यानी लघु बीजाणु का निर्माण करी थी, जो 4 की संख्या में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको हमने पराग लघु बीजाणु चतुष्क का नाम दिया था, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा था। जब वो चारों एक साथ थे तो माइक्रोस्पोर कहला रहे थे, लघु बीजाणु कहला रहे थे, और चारों जब एक दूसरे से अलग हो गए तो वह परागकण कहलाए थे। हमने वहां तक देखा था। आज हम परागकण का आगे का क्या है, उसकी संरचना कैसी है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने उस दिन ये भी बात देखी थी, हमने ये भी देखी थी कि परागकण के अंदर जो माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए थे, जिसको हमने परागकण कहा था, उसमें ये देखा था कि परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में था। किसी लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स में, आवृतबीजी पौधों में परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में रिलीज होता था, जबकि 40% में हमने 3 कोशिकीय अवस्था बताई थी। 2 कोशिकीय अवस्था में क्या था, कोशिका परागकण के अंदर कोशिका उसका न्यूक्लियस विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण किया था, जिसमें एक को हमने कहा था कायिक कोशिका और दूसरी को कहा था जनन कोशिका। और 3 कोशिकीय अवस्था वाली में क्या था, जनन कोशिका फिर से विभाजित होकर बनाई थी 2 मेल गैमेट, यानी कि 2 नर युग्मक। इस तरीके से हमने परागकण के 2 कोशिकीय अवस्था और 3 कोशिकीय अवस्था को देखा था। आज हम उसी परागकण की चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले परागकण जो होता है वह नर युग्मक नहीं होता। परागकण नर युग्मक नहीं होता, बल्कि परागकण के अंदर नर युग्मक पाया जाता है। ठीक है, इसलिए परागकण को हम नर युग्मक भेद कहते हैं, यानी कि मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। यह पौधों में मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि नर युग्मक भेद का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण बहुत छोटे होते हैं, छोटे कण के रूप में होते हैं। आप जब अक्सर फूलों को टच करते हैं तो टच करने के दौरान हमारे हाथ में लगता है कि कोई पाउडर जैसी चीज लग रही है। वह पाउडर जैसी चीज क्या होती है, वही परागकण होते हैं। वो परागकण जो पाउडर जैसे दिखाई देते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका डायमीटर लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ये जो परागकण होते हैं, परागकण 2 लेयर से घिरे होते हैं। परागकण 2 लेयर से घिरे होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को हम एक्साइन यानी कि बाह्य चोल कहते हैं, और जो उसके अंदर वाली लेयर होती है उसको इंटाइन यानी कि अंतःचोल कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्साइन के बारे में देखेंगे। यह परागकण का सबसे बाहरी लेयर होता है, जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किस इसका? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक तरह का, अब तक के जितने ज्ञात केमिकल कंपाउंड्स हैं, रासायनिक यौगिक है, उनमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट स्पोरोपोलेनिन ही होता है। यह प्रतिरोधक होता है। अब तक के सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ सामग्री है, जिसपे आज तक कोई ऐसा एंजाइम भी नहीं खोजा गया है। ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर पाएगा। ये हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है, इस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड को भी झेल सकता है और स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी कि क्षार को भी झेल सकता है। स्पोरोपोलेनिन के इस गुण के कारण पराग के जीवाश्म अवेलेबल है, यानी कई स्पोरोपोलेनिन ऐसा रेजिस्टेंट है जिस पर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से
हजारों लाखों साल तक जो परागकण होते हैं उसी अवस्था में पड़े रहते हैं, उन पे किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता और उसके अंदर वो स्पोरोपोलिन के अंदर वो सुरक्षित रहते हैं, जिसकी वजह से इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। अब हम आगे इस डायग्राम को देखेंगे, उसमें कहीं कह लें ये जो बाह्यचोल होता है, परागकण का जो बाह्यचोल होता है वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं होता है। यानी कंटिन्यूअस लेयर कहे तो जैसे ये एक हम संरचना बना दिए परागकण, इसके ऊपर ये जो, अगर इसको हम एग्जाइन माने तो ऐसी संरचना होती है, ठीक। ये एग्जाइन कंटिन्यूअस नहीं होता, यहाँ एब्सेंट है, ये स्पोरोपोलिनिन का बना है, और स्पोरोपोलिनिन जहां जहां एब्सेंट होता है वो उस एरिया को हम जनन छिद्र के नाम से जानते हैं, जनन छिद्र के नाम से जानते हैं, यानी कि जर्म पोर, जर्म पोर के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको कहते हैं ये सतत नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, जहां जहां एब्सेंट स्पोरोपोलिनिन होगा उसको हम जनन छिद्र कहेंगे। जनन छिद्र का अपना इंपॉर्टेंस है, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर जनन छिद्र होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कहाँ करते हैं प्लांट्स। बाह्यचोल में यही चीज लिखा गया है, बाह्यचोल में सुस्पष्ट छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके कुछ डायग्राम्स भी देखते हैं हम। ये रहा हमारा परागकण, जब मैच्योर एक परागकण होता है उसके अंदर ये दो कोशिकीय अवस्था को दिखाया गया है। ये परागकण है, ये बाहरी उसका लेयर है जिसको हम एग्जाइन कह रहे हैं, इसी के बारे में हम अभी देख रहे थे, एग्जाइन यानी कि बाह्यचोल, और ये इंटाइन रहा, इसके बारे में अभी चर्चा करनी बाकी है, जिसको अंतःचोल कहते हैं, और ये इसका अपना ये कोशिका झिल्ली होती है जो प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले एक बात की हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे परागकण जो है वो एक पादप कोशिका है, परागकण पादप का हिस्सा है, प्लांट का हिस्सा है तो उसको हम पादप कोशिका ही कहेंगे। प्रत्येक पादप कोशिका में आप जानते हैं, पादप कोशिका या जंतु कोशिका में कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है, वह कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। ये जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है, लेकिन पादप कोशिका में एक एक्स्ट्रा भित्ति पाई जाती है जो कोशिका झिल्ली के चारों ओर रहती है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यही कोशिका भित्ति यहाँ पे इंटाइन के नाम से जानी जाती है, और बाह्यचोल एक एक्स्ट्रा होता है जिसको एग्जाइन कहते हैं। ये एग्जाइन जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, यह इस बनावट की वजह से वैरायटी ऑफ प्लांट्स में, प्लांट्स की बहुत सारी प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। किसी में परागकण ऐसा होता है तो किसी में ऐसा होता है, यानी अलग अलग प्रजातियों में पराग जो कण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनकी आकृति, उनकी वैरायटीज अलग अलग होती है, वह सब उसका श्रेय जाता है स्पोरोपोलिनिन। इसी की वजह से ये सारे अरेंजमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम इंटाइन के बारे में देखेंगे। इंटाइन यानी कि अंतःचोल, यह परागकण की आंतरिक भित्ति होती है, यह परागकण की आंतरिक भित्ति होती है, जिसको मैंने अभी बताया, इसमें मैंने अभी बताया था, ये हमारी इंटाइन है, ये इंटाइन है यानी कि आंतरिक चोल है। यह कंटिन्यूअस होती है, यह क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, कहीं भी एब्सेंट नहीं है, ये कहीं भी एब्सेंट नहीं है, कंटिन्यूअस है यानी पूर्ण है। स्पोरोपोलिनिन के बारे में कहा था, वो डिसकंटिन्यूअस होती है, सतत नहीं होती है, जहां जहां एब्सेंट होती है उस चीज को हमने जर्म पोर कहा था, इसको क्या कहा था, जर्म पोर। जहां जहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है उस एरिया को हम जर्म पोर यानी कि जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। तो इंटाइन हमारा कंटिन्यूअस होता है, इंटाइन कंटिन्यूअस होता है। यह एक पतली होती है, सतत परत होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, यह सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है।
क्योंकि मैंने बताया कि पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। वही वाली कोशिका भित्ति यहाँ पे परागकण में इंटाइन के नाम से जानी जाती है, यानी कि अंतःचोल के नाम से जानी जाती है, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। आगे देखेंगे, परागकण का साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। जब परागकण परिपक्व होता है तो उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, एक कायी कोशिका तथा एक जनन कोशिका। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यह 60% केस में होता है कि 2 कोशिका होती है, यानी 2 सेल्ड स्टेज होता है, 2 कोशिकीय अवस्था होती है, जबकि 40% एंजियोस्पर्म में हमने बताया है यह 3 सेल्ड हो जाती है, 3 सेल्ड अवस्था में पाई जाती है, यानी कि जेनरेटिव सेल विभाजित होकर 2 नर युग्मक बना देते हैं। इस वजह से यह 3 कोशिकीय अवस्था भी 40% प्लांट्स में देखने को मिलती है, 2 नर युग्मक बन जाते हैं। इसके बाद से ये हमारे पास परागकण के बारे में, उसकी संरचना के बारे में इतना हमको देखना था, लेकिन परागकण के बारे में कुछ और चीजें भी प्रचलित हैं, उसके बारे में उसको भी जान लेना जरूरी है। जैसे अनेक जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो कई सारी प्रजातियां होती हैं, उसके परागकण कुछ लोगों में एलर्जिक होते हैं, यानी कि अगर वो ज़्यादा समय तक उनके संपर्क में रहे तो उनमें एलर्जी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे खांसी आना, छींक आना, बलगम वगैरह। ये सारी दिक्कतें कुछ लोगों में होती हैं जो उस परागकण से एलर्जिक होते हैं, परागकण से एलर्जी की वजह से होता है। इस चीज को यहाँ पे लिखा गया है। यह जैसे उसमें 3 प्लांट्स का नाम दिया गया है मुख्य रूप से। पार्थेनियम है, यानी कि गाजर घास, गाजर घास है। पार्थेनियम का जो परागकण है, ऐसा पाया गया है कि पार्थेनियम के परागकण जो होते हैं वो कई लोगों में एलर्जी कॉज करते हैं। यह है पार्थेनियम यानी कि गाजर घास, पार्थेनियम यानी कि गाजर घास। उसके बाद से एमेरेंथस है। एमेरेंथस को हमारे यहाँ रामदाना के रूप में जानते हैं। एमेरेंथस, इसको चौलाई का साग भी कहा जाता है, चौलाई भी कहा जाता है और रामदाना भी है। तो इसके परागकण को भी देखा गया है कि कुछ लोगों में एलर्जी कॉज करता है। और इसके अलावा चेनोपोडियम, जिसको हम बथुआ कहते हैं, कॉमन नेम इसका बथुआ है, इसके भी परागकण कई लोगों में एलर्जी कॉज करते हैं। और यह अगर ज्यादा समय तक प्रोलॉन्ग्ड अगर उसका एक्सपोजर मिलता रहे तो धीरे धीरे यह चिरकालिक श्वसन विकार यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस है, ये सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है जब ज्यादा समय तक उसको एक्सपोजर दिया जाता है एलर्जी। तो ये सारी समस्याएं भी, दमा और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, ये भी सांस से संबंधित ही बीमारी है, जिसमें जो ब्रोंकियाई होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, यानी कि सांस की पतली नलियां जो होती हैं, जो ट्रैकिया से होकर निकलती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और कफ ज्यादा बनने लगता है, बलगम ज्यादा बनने लगता है। ठीक, तो ये कुछ प्लांट्स के परागकण इतने एलर्जिक होते हैं और ये सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा परागकण के अपने फायदे भी हमने देखा था कि परागकण के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद थे। वेजिटेटिव सेल जो बना था, कायिक कोशिका जो बनी थी, उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म उपस्थित था। ठीक, जेनेटिव सेल, जनन कोशिका थे, उसमें भी साइटोप्लाज्म था। तो इसका उपयोग फूड सप्लीमेंट के रूप में भी इसका किया जाता है उपयोग। हमारे यहाँ तो कम, लेकिन वेस्टर्न जो कंट्रीज है, पश्चिमी देश हैं, वहाँ पे ये टैबलेट्स और सिरप के रूप में फूड सप्लीमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एथलीट्स जो होते हैं, धावक होते हैं, उनको और घोड़ों को दिया जाता है ताकि उनकी वो ताकत, उसकी क्षमता को ये बढ़ाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट्स के रूप में भी किया जाता है। घोड़ों और खिलाड़ियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करवाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये है कुछ इस प्रोडक्ट के नाम से, ये जो परागकण है वो मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ ये देखना, ये और ये, तो पश्चिमी देशों में इसका इस्तेमाल ज्यादा फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे किया जाता है। इसके बाद मेन पॉलन का काम क्या है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करवाना। परागकण क्या है, हमने बताया था नर युग्मक को धारण करने वाला है, यानी कि नर युग्मक भेद है, उसके अंदर नर युग्मक बनते हैं। तो नर युग्मक बने हैं तो मादा युग्मक के पास जाएंगे, उनको पहुंचाना पड़ेगा, तब तो जाके फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मकसद पूरा होगा, उसका मोटो पूरा होगा। इसलिए इसका बन तो गया, पराग कोश से निकल तो गया, लेकिन जहां जाना है, यानी कि जो फ्लावर है उसके उस फ्लावर है उसके मादा भाग पे उसको पहुंचना है, वहां पहुंच के इसको जनन करना है। तो वहां पहुंच के जनन करना है, तो वहां पहुंच के इसके एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, जिस टाइम में पता हमको होना चाहिए कि मतलब उस समय में ये पहुंचा तो क्रियाशील है कि नहीं है। तो ये इसका भी नेचर ने फिक्स कर रखा है। कुछ अनाजों में जैसे गेहूं है, धान है, इन अनाजों में पोलन की जो जीवन क्षमता होती है वो आधे घंटे की होती है, यानी 30 मिनट के अंदर वो अगर वर्तिका पे पहुंचते हैं, यानी कि फ्लावर के मादा भाग पे पहुंच जाते हैं, तो वहां तो अंकुरित हो लेंगे और आगे की क्रिया को संपन्न कराएंगे। लेकिन अगर वो 30 मिनट के बाद पहुंचेंगे तो उनमें वो क्षमता नहीं रहती कि अंकुरित हो ले और पराग नलिका का निर्माण करते हुए नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाएं। इसलिए ये चीजों को भी देखना जरूरी हो जाता है कि धान और गेहूं में ये क्वेश्चन पूछता भी है कि धान और गेहूं में जो पराग की जीवन क्षमता है वो कितने देर की होती है। तो उसमें हम याद रखेंगे कि धान और गेहूं में पराग कण की जीवन क्षमता 30 मिनट ही होती है। जीवन क्षमता असल में है क्या, तो ये एक लाइन लिखी गई है कि वह अवधि जिसमें पराग कण वर्तिका पर पहुंचने के बाद वहां अंकुरित होने की क्षमता को बनाए रखते हैं, पराग जीवन क्षमता उनका कहलाता है। ठीक है, अंकुरित होने की क्षमता उनकी बनी होती है। जबकि कुछ जो फैमिली होती है, जैसे रोजेसी फैमिली है, रोजेसी के अंतर्गत रोज आता है, यानी कि गुलाब, रोजेसी फैमिली है, सोलेनेसी है, लेगुमिनेसी है। सोलेनेसी के अंतर्गत आलू आता है, बैगन आता है। लेगुमिनेसी के अंतर्गत जितने भी दलहनी पौधे आते हैं वो आते हैं। इन सारे फैमिली के सदस्यों में, इन सारे कुल के सदस्यों में परागकण की जीवन क्षमता कई महीनों तक की होती है, यानी कि वो महीनों तक यूं कहें कि जीवित रह सकते हैं, उनमें जनन करने की क्षमता रह सकती है, इनमें महीनों तक होती है। इस चीज को भी याद रखना, ये एनसीईआरटी में तीनों चीज को चर्चा किया गया है, लेगुमिनेसी, रोजेसी तथा सोलेनेसी। ये कुछ कुल, इन 3 कुल की चर्चा की गई है जिनके सदस्यों में पराग कणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। पराग कणों को हम द्रव नाइट्रोजन यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन जो -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, उसके अंतर्गत इसको पराग कणों को प्रिजर्व किया जाता है और फसल प्रजनन कार्यक्रम में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सीड बैंक होते हैं जिसमें बीजों को रखा जाता है, प्रिजर्व रखा जाता है, वैसे ही पराग बैंक होते हैं जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन में पराग कणों को रख के उनको प्रिजर्व किया जाता है और फसल प्रजनन कार्यक्रम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज समय का अभाव है, इसलिए हमें अभी अपने क्लास को यहीं तक रोकना पड़ेगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम स्त्री जो फ्लावर के मादा भाग के बारे में चर्चा करेंगे और आगे की प्रक्रिया को हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।